अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी है और मैं आज आपसे मुतारिफ करा रहा हूँ डॉक्टर सुलेमान ओटो, जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और उनका एक वसी व अरीज एक्सपीरियंस है इन पब्लिक हेल्थ रिसर्च, स्पेशली चेस्ट मेडिसिन, और इसके साथ साथ स्पेशली ऑन पब्लिक हेल्थ एकेडमिक्स एज वेल. ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड पब्लिक हेल्थ एकेडमिशियन एज वेल. और आए आप हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस और कहाँ कहाँ रहा है. बेसिकली आज हम जो है बात करना चाहेंगे डॉक्टर सुलेमान ओटो से, जो कि हमारे एक तरह से मेंटोर और एक तरह से बहुत रिनोन्ड एकेडमिशियन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कि पब्लिक हेल्थ की फील्ड क्या है और उसका आगे फ्यूचर क्या है और करंटली क्या ट्रेंड है पब्लिक हेल्थ के इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एकेडमिक्स एज वेल एज रिसर्च. डॉक्टर सुलेमान ओटो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत खैरियत. सर, आपसे आपका तारुफ तो बनता नहीं है बेसिकली, क्योंकि हम में से हर 80% जो लोग हैं जो ना आशना है, 20% वो तो खैर ना आशना है, लेकिन 80% जो है वो आपके नाम से और आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल आशना है. लेकिन आपके जो काम है और जो एक्सपीरियंस है वो उससे ज्यादा है, हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा है माशाल्लाह. तो वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अच्छा सर, एक इशू है कि पब्लिक हेल्थ हम आज बात करना चाह रहे हैं आपसे कि पब्लिक हेल्थ, देखें, पब्लिक हेल्थ एक ऐसी फील्ड है जो एमर्ज होके आई है फॉर द लास्ट, अगर मैं सही कहूँ, पिछले 10-15 साल में. जी, तकरीबन ऐसे ही है. और जहां तक हमने देखा है कि खास तौर पे वो स्टूडेंट्स या वो जो बच्चे होते हैं जिनका एमबीबीएस में एडमिशन, क्योंकि एमबीबीएस की एडमिशन जो है वो भी एक बड़ी क्या कहते हैं, बहुत मुकाबले का इम्तहान है कि उसमें इतने परसेंट और इतने मार्क्स और इतने सब कुछ आएंगे तो ही एडमिशन होगा. कॉम्पिटिटिव बहुत है. जी. तो जिन लोगों का हमने ये देखा है कि जिन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता एमबीबीएस में, तो फिर उनके लिए अलाइड हेल्थ साइंसेज और अलाइड फील्ड्स निकली हैं जो कि मेडिसिन से पैरेलल है. और जी. फिर उनमें खास तौर पे जिसमें स्पीच थेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई और बहुत सारी और मुख्तलिफ फील्ड हैं, तो उसमें पब्लिक हेल्थ भी एमर्ज होके आई थी फॉर द सिंस लास्ट 10-15 ईयर्स या 10-12 साल में. तो जी. जी. क्या आप समझते हैं सर, आप क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कि ये पब्लिक हेल्थ का क्या स्कोप है आगे, और करंटली ये जो एजुकेशन दी जा रही है, बैचलर्स भी अब शुरू हो गया है पब्लिक हेल्थ में, मास्टर्स भी, पीएचडी के मुख्तलिफ स्ट्रीम्स है पब्लिक हेल्थ में. तो आपसे थोड़ा सा राय लेना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक कि पब्लिक हेल्थ अब क्या कैसे जा रहा है और है क्या ये दोबारा, ताकि खास तौर पे वो बच्चे जो अब पब्लिक हेल्थ अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं अपनी कैरियर, तो उनके लिए भी गाइडेंस मिल सके. सर थैंक यू. जी, आप ठीक कह रहे हैं. असल में दुनिया भर में जो अगर आप देखें, जो मेडिसिन की दो मेजर अगर हम स्ट्रीम्स देखें, तो एक तो क्लिनिकल साइड बन जाती है, जिसके लिए आपने भी बताया कि जी बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं, फिर उसके में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके और वो अपना एक करियर पाथ बना लेते हैं. लेकिन इसी दौरान एक और पार्ट दुनिया में हमेशा से, मतलब बहुत अरसे से है, लेकिन हमारे यहाँ उसको पजीराई अब मिली है, वो डेवलप होना शुरू हुआ, और वो है पब्लिक हेल्थ. यानी कि बीमारी होने से पहले उससे बचाव के जो तरीकेकार हैं, उस पे काम करने के लिए पब्लिक हेल्थ बेसिकली इमर्ज किया है. और हमारे यहाँ जो अगर आप देखें तो 20 साल पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक अगर कराची की एग्जांपल ले लें, तो सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ स्कूल था. लेकिन पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो हर यूनिवर्सिटी में ये नया जो है वो एक इमर्ज करता हुआ फील्ड बना, और अब काफी जिसे कहें कि मैच्योर होने की तरफ जा रहा है. अब वो लोग जो पब्लिक हेल्थ में आना चाहते हैं, एक वक्त तक हम इस बात को खुद बहुत प्रमोट करते थे कि लोगों को पब्लिक हेल्थ की तरफ आना चाहिए. और इवन ये भी हुआ कि जो लोग क्लिनिकल साइड पे थे, वो लोग भी पब्लिक हेल्थ में आए, और दुनिया भर में ये ट्रेंड हुआ, बढ़ा हुआ है कि लोग एमबीबीएस के बाद भी पब्लिक हेल्थ करते हैं. इन एडिशन टू दैट, जो लोग एमबीबीएस ना भी कर सकते हो
और वो भी अगर अलाइड साइंसेज, हेल्थ साइंसेज में अपने आप को अडेप्ट करना चाहें, तो दुनिया भर में जो एक तो नर्सेज हैं जो हेल्थ मैनेजमेंट में आना चाहती हैं या चाहते हैं, वो इसको पब्लिक हेल्थ को अपना करियर बनाते हैं। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, वो इस पब्लिक हेल्थ को अडेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ वो उसको और ज्यादा पजीराई मिली है कि बैचलर्स की लेवल पे ही बच्चे अब अपना जो है वो एक अलग से पूरा रास्ता करियर का इसको बना सकते हैं, बना रहे हैं। बैचलर्स भी अब हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन हुआ ये कि जो यानी कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि किसी एक फील्ड में लोगों को अगर उसमें अच्छा रिस्पांस नजर आता है, तो एकदम से हमारे यहाँ तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ सालों में 5-10 सालों में हमारे यहाँ तादाद बगैर किसी प्लानिंग के बढ़ना शुरू हुई है। लेकिन ये ऐसी एक फील्ड है जो आगे जाके हमारे लिए अहम है और बच्चे इसमें आने का सोच सकते हैं। अच्छा सर, मैं सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। तादाद बढ़ने से क्या आप कहना चाह रहे हैं कि तादाद बढ़ना, क्या स्टूडेंट का एडमिशन रेशियो बढ़ गया है या क्या हो गया? हाँ, जब जैसे आपने कहा कि बच्चों ने रिस्पांस देना शुरू किया, तो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, खुसूसी तौर पे जो ऐसे मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर हमारे कोर्सेज की डिमांड बढ़ गई है, तो उन्होंने बहुत यानी कि ज्यादा तादाद बच्चों की एडमिशन्स की तरफ ले जाने लगे। और हालांकि उसका तरीकेकार होना चाहिए कि जो बैचलर्स की लेवल पे तो आप अपनी नंबर अगर बढ़ाते हैं तो शायद एक हद तक HEC भी अलाउ करता है। और लेकिन मास्टर्स की लेवल पे दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उस तादाद से ज्यादा लोग अगर हों, तो फिर जो 1-to-1 इंटरेक्शन है टीचर का और स्टूडेंट का, वो काफी इफेक्ट होता है। और इस चीज को हमने खास तौर पे महसूस किया जब कोविड के जमाने में लॉन्ग डिस्टेंस या जिसे कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही थी, तो बच्चों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो इस हवाले से अब ये मेरी जाती राय है, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं भी करें, लेकिन एक मखसूस तादाद से अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आप ले लेंगे, तो एक तो आपका क्लास की जो पार्टिसिपेशन है वो इफेक्ट होती है, और दूसरा ओवरऑल भी अगर हम देखें, तो अगर हमने पहले प्लान करके और बच्चों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं की कि वो जॉब के लिए उनको एक पूरा करियर इसमें मिले, तो फिर कुछ ऐसे बाद हमारे को यही मसाइल जो दूसरी स्ट्रीम्स में हमें, जैसे हमारे यहाँ MBA होना शुरू हुए तो बेतहाशा लोग MBA करके आ गए, एग्जीक्यूटिव MBAs करके आ गए, तो उनको जो फिर बेनिफिट होना था वो उस लेवल का नहीं हो पाया। तो कहीं अगेन हम वही जो है सिचुएशन पब्लिक हेल्थ में भी ना फेस करें। अच्छा सर, आपने वैलिड पॉइंट बहुत उठाया, अच्छी बात। इसमें एक मेरा नुक्ता नजर ये है कि कोविड के जमाने में हमें कितनी नीड थी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, रिसर्चर्स थे और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, कि उनकी कहीं ना कहीं रोल प्ले करें और वो हमको कोविड से निकालें, इस सिचुएशन से। तो आप ये समझते हैं कि फिर अगर ये वर्कफोर्स हम इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इतनी इनरोलमेंट ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और इट शुड बी प्लान्ड, ठीक है, मार्केट में जितनी नीड है उस हिसाब से स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करना चाहिए, आपका नुक्ता नजर ये है। तो इस हिसाब से क्या हमें पहले से क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोगों को पहले से तैयार करके रखते हैं, ताकि वो आने वाली जो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स जो भी है उनके लिए वो तैयार रहे और वो अपना काम करते रहे। जैसे जो अपना काम कर रहा है, एक नर्स है, वो अपना काम करेगी, लेकिन उसको हमने ग्रेजुएट करा दिया कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब चीजें हैं, एपिडेमियोलॉजी क्या है, बायोस्टैटिक्स क्या है, तो तुम तैयार रहो। तो अब एक वर्कफोर्स अगर हम बना के और उसको सिपाहियों को पहले से तैयार करके रख लें, वो अपना काम करते रहें, और उसके बाद जैसी कोई एपिडेमिक्स आएगी वो एकदम अपना रोल प्ले शुरू कर दें, तो नंबर ऑफ ये बहुत
हाँ, ये बहुत वैलिड बात आप कर रहे हैं। इसकी एक्चुअली अगर आप इसको इस बात से जोड़ें कि अगर हमारे यहाँ जो काम कोविड के ज़माने में हुआ, वो इतने बेहतर तरीके से हुआ कि हमें उस एक्सपीरियंस से एक तो सबक हासिल करना चाहिए था, और वो जो पूरा सिस्टम इन प्लेस था, उसको हमें इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर देना चाहिए। और वो पार्ट बन जाए हमारे जो वर्टिकल प्रोग्राम से लेके वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम हमारा जो हेल्थ सिस्टम का काम कर रहा है, वो उसका हिस्सा बन जाना चाहिए था। एनआईएच में उस चीज को कागजी हद तक तो जरूर अभी तक अपनी जगह अलाइव रखा गया है, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसमें जो बहुत सारे लोगों ने अपने तजुर्बात हासिल किए कोविड के दौरान, उनको किसी तरह से उस वर्क फोर्स का हिस्सा एक हद तक बना देना चाहिए, उसका कोई एक कैडर अलग से डेवलप कर देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो इमरजेंसी की सिचुएशंस में या मुस्तकबिल के जो इस तरह के अगर पेंडेमिक्स आते हैं, उसमें वो अपना काम सरअंजाम दे सकें, जैसे उन्होंने मजबूरी में दिया, लेकिन वो अब आइंदा मजबूरी में ना देना पड़े। हमेशा पब्लिक हेल्थ का तो काम वैसे ही इन इस तरह की हालात से बचाना है। तो अगर जितने लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सिस्टम में, यानी कि सरकारी सिस्टम में एब्ज़ॉर्ब कर सकें, तो उनको उस जगह रखें, और अगर हम सरकारी सिस्टम में उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं जब एकेडमिक साइड है, जहाँ जिन मेडिकल कॉलेजेस में कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उसको उसका हिस्सा बना दिया जाए, उनसे उनको एफ़िलिएट कर दिया जाए, और एसेंशियली उनको हम कुछ इंसेंटिव अश्योर कर दें कि जब आके वो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हों, तो उसमें वो अपना रोल प्ले करें, और यानी कि लोगों की खिदमत भी करें, और उनको कुछ ना कुछ जो है वो माशी मदद भी इंसेंटिव के तौर पे हासिल हो सके। तो यकीनन ये काम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात से बात निकली सर, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट वैलिड आ गया कि जो लोग ये, अच्छा ये है क्लिनिकल रिसर्च जिसमें क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी और ये सब चीजें आ जाएंगी। तो एक क्लिनिशियन जो है वो अगर उसको हम एपिडेमियोलॉजी और ये पब्लिक हेल्थ की डिग्री करा दें और वो अपना क्लिनिकल काम करता रहे, लेकिन वो ट्रेन हो गया है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में किस तरह से आगे डील करना है, ही नोज हाउ टू डील विद स्टेट्स एंड वो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो कोई बीमारी को फैलाते हैं। तो जब हम उसको बना देंगे, तैयार कर देंगे, वो जाके अपनी फील्ड में क्लिनिकल फील्ड में काम करें। इसी तरह एकेडमिक्स जो बच्चे हैं जो अब लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर तो अब नहीं है, इस एकेडमिक्स में आ रहे हैं, तो उनको भी हम तैयार करें इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से वो आगे नई फोर्सेस को रेडी कर सकें, पढ़ा सकें और आगे अपने करियर को एक्सेल कर सकें। इसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, एक अलग कैडर है जो रिसर्चर्स हैं जो मुख्तलिफ एनजीओज और आईएनजीओज में काम कर रहे हैं। तो वो उनकी तो डिमांड बेसिकली एक हद तक है, क्योंकि एनजीओज एक हद तक तो लेगा एनरोलमेंट उन लोगों को जो स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसके बाद उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो फिर वो लोग जो रिसर्चर हैं वो कहाँ जाएंगे, एक तो पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये कि जो लोग मेरे ख्याल से यही पॉइंट बहुत वैलिड है कि जो जब आईएनजीओज एनजीओज और खास तौर पे, हाँ दूसरा पॉइंट ये कि जो गवर्नमेंट में मैनेजमेंट कैडर एक बनाया है उसमें भी एक हद तक पोजीशंस जब फिल हो जाएंगी तो उसके बाद जो नई स्टूडेंट्स की कौम फौज आ रही है तो वो कहाँ जाएगी और उनकी कहाँ होगी। तो उन्होंने डिग्रीज तो कर ली है एमपीएच की, लेकिन वो एमपीएच में मार्केट में मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाएगा। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले पॉइंट पे हम पहले आ जाते हैं, वो बहुत अहम है। हमारे पास जो नेशनल पॉलिसी की लेवल पे एक मखसूस फंड है जो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देती हैं, जो कि सिर्फ रिसर्च के लिए होता है। और उसमें जहां तक मेरे इल्म में है, जब मैं इस्लामाबाद में था तो एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी उस वक्त भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद था, जो कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाना था। बट हमारे यहाँ क्योंकि हम रिसर्च को उतनी अहमियत नहीं देते और हमारे यहाँ लोकल रिसर्च इतनी ज्यादा है भी नहीं, तो नतीजे के तौर पे वो पैसे वहाँ पड़े हुए थे और मेरा ख्याल है किसी और मद में उनका अगर हेड चेंज करने की इजाजत मिल गई होगी तो इस्तेमाल कर लिए गए होंगे। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है
तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी जो उनकी इनकम है उसका एक मखसूस हिस्सा, बहुत थोड़ा यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन ऑन द होल वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हर साल जमा होता है और वो उनको जमा करवाना होता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल एक अलग से HEC के थ्रू या PMDC के थ्रू जहां भी पॉसिबल हो वो रिसर्च को एक बिल्कुल अलग से एक शेप देके और लोगों के लिए उसको करियर बना दें, और जो लोग भी रिसर्च करना चाहते हो तो वो नेशनल और फिर इंटरनेशनली कोलैबोरेट करके रिसर्च करना शुरू कर दें। जब वो एक दफा रिसर्च अपनी लोकल करना सीख लेंगे तो एक तो हमारे पास लोकल डेटा आना शुरू हो जाएगा ऑथेंटिक, जो कि बहुत अहम है हमारे लिए, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। मुस्तकबिल में जो अब सारी दुनिया है उसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल है वो डेटा ही जो है वो क्या कहते हैं प्ले करेगा। हमारे पास लोग कहते हैं अभी भी जो हमारे ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स हैं ये AI जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी फुल फ्लेज्ड अगर नहीं भी है फिर भी वो लोगों को जो सेग्रीगेट करते हैं या प्रमोट करते हैं वो AI बेस्ड होता है, यानी कि उनके पास डेटा है और रिसर्च है। तो अगर सिमिलरली हमारे पास भी डेटा और रिसर्च जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो हम मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस आने हैं जो AI के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए भी हम प्रिपेयर हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ी तादाद जो लोग रिसर्च में जाना चाहते होंगे उनको भी एक नया पूरा डायरेक्शन मिल सकता है कि वो इस मुल्क में एज ए प्योर रिसर्चर भी काम कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी बॉडी हो मेरे ख्याल से जो इस चीज को ओवरऑल मैनेज करे और उसको मतलब जितने भी जहां जहां खपत हो सकती है पब्लिक हेल्थ के ग्रेजुएट्स की उनको वहां पे मैनेज करे और अकॉर्डिंगली जहां पे रिक्वायरमेंट्स है और जितनी इस साल या अगले साल हम प्रीएम्प्ट करते हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट होगी ग्रेजुएट्स की तो उतना हम अलाउ करें यूनिवर्सिटीज को कि भाई उतने ग्रेजुएट्स पैदा करो, इससे ज्यादा करोगे तो फिर मार्केट सैचुरेट हो जाएगी। बिल्कुल, ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली यही था। अभी भी वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उनके पास काफी हद तक इस बात का इल्म है कि किस फील्ड में कितने लोगों की जरूरत है, वो उसी हिसाब से उन लोगों को फिर वो प्रमोट कर रहे होते हैं और पास आउट कर रहे होते हैं, और साथ साथ उनको जो है वो क्या कहते हैं इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं उन फील्ड्स के लिए जिसमें उनके पास लोग कम अवेलेबल हों। तो सिमिलरली अगर रिसर्च के लिए भी कोई ऐसा इदारा बना दिया जाए जो यही काम करे तो उसकी जरूरत भी है, और वो मुस्तकबिल में आने वाले बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी यानी कि जैसे गाइडेंस प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म बन जाएगा और रेगुलेट करने का भी। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि बैचलर्स का जो प्रोग्राम है पब्लिक हेल्थ का वो उसमें जितने ज्यादा एनरोलमेंट हो उतना अच्छा है, क्योंकि वो एक ऐसी वर्कफोर्स है जो कि हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच ग्राउंड से बना रहे हैं और वो बच्चों को कुछ नहीं पता, इंटर के बाद वो एडमिशन उनका शुरू हो जाता है, तो बढ़ते चले जाए उनके नंबर और फिर उनको जो हमारी लोअर कैडर की जॉब्स हैं पब्लिक हेल्थ में जैसे वैक्सीनेटर और इस तरह की चीजें और मुख्तलिफ जगहों पे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, तो वो प्रॉपर फिल इन होता चला जाएगा हर गैप के जो है ना, वो सारे पढ़े लिखे लोग आएंगे। पहले अभी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट और ये जितने लोग हैं वो आज नर्सेज, इन सब की खपत होना शुरू हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि हम इंटरमीडिएट के बाद ही बच्चों को इस काबिल बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि प्रीवियसली LSWs के लिए, LHVs के लिए और जो फील्ड वर्क फोर्स है, कम्युनिटी नर्सेज हैं, इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनमें अगर एडिशन के तौर पे ये बैचलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के लोग अपने आप को रिप्लेस करना शुरू करेंगे तो उसमें दोनों बातें होंगी कि लोअर कैडर को वो एक तो फिल कर सकेंगे, दूसरा ये कि ये नॉन लोग जो है वो फील्ड में जाके काम करेंगे तो हमारा जो प्रिवेंटिव साइड है वो स्ट्रांग होना शुरू होगा, और मुस्तकबिल में हमें लामोहाला जो है वो जितनी तेजी से हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ी हैं और अभी तक हमारे पास डबल डिजीज बर्डन यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज भी उसी तरह से हैं,
तो ये जब जाके इंटीग्रेट करेंगे और प्रिवेंशन की तरफ लेके आएंगे हमारी आबादी को, हमारी नेशन को, तो हम मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा बेहतर अपने हेल्थ सिस्टम को कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और जाहिर है उसके बाद जो मास्टर्स की लेवल का लोग हैं, मास्टर्स की लेवल पे हमेशा आप हर शख्स जो है वो नहीं जा पाता, उनमें से चंद अफराद ही जाते हैं या कुछ परसेंटेज ही जाता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो सिमिलरली जो फिर वो मास्टर्स करने चले जाएंगे तो उनके लिए ऑलरेडी एक रास्ता बना हुआ होगा कि लोअर लेवल पे भी एक्सपोज्ड लोग हैं जिनको पब्लिक हेल्थ का इल्म है। उसके बाद जो मास्टर्स करके लोग आएंगे वो भी पब्लिक हेल्थ से आशना होंगे। और फिर हायर लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग लेवल है, जैसे आपने कहा कि कैडर्स अलहदा से बन गए हैं जो कि मैनेजमेंट कैडर है पूरा। सिमिलरली अब आप देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर की भी हॉस्पिटल्स और एनजीओज और फाउंडेशंस जो है जो इश्तिहार देते हैं उसमें वो आपसे पता करते हैं कि क्या आप पब्लिक हेल्थ से एक्सपोज हैं कि नहीं है। तो ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं कि वैल्यू एडिशन का रास्ता बनेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पब्लिक हेल्थ में खपा सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो हेल्थ सिस्टम जो इस वक्त नॉन फंक्शनल किसी तरह से हुआ है ज्यादा बेहतर फंक्शनल हो सके। ठीक है, ये पॉइंट बहुत वैलिड आपने बताया। तो इसका मतलब ये है कि हम फोकस करें बैचलर्स के स्टूडेंट्स की ज्यादा ग्रेजुएशन पे रादर देन मास्टर्स की, और मास्टर्स शुड बी कपल्ड विद द इंडस्ट्री नीड एंड डिमांड। बिल्कुल, देखें आप उसमें स्पेशलाइज्ड जो है वो ट्रेड्स डेवलप करना शुरू कर दें आप मास्टर्स की लेवल पे। और उसमें एक और अहम बात ये है कि हम जो है वो क्या कहते हैं मास्टर्स की लेवल पे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं सिर्फ पढ़ाने की तरफ गए हुए हैं। हम उनको हैंड्स ऑन या उसमें इनबिल्ट हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उनको जैसे इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं तो वो हमारे करिकुला का पार्ट बने कि उन्होंने एक जो सेमेस्टर है वो जाके पूरा किसी जगह पे किसी इंडस्ट्री में किसी आईएनजीओ में एज ए इंटर्न गुजारना है एट मास्टर्स लेवल, यानी कि वो मैनेजमेंट लेवल का भी उनको एक्सपोजर, हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलना चाहिए। और इसी में मैं ऐड करूं कि हमारे यहाँ 2 तरह की स्ट्रीम्स चलती हैं, एक तो कोर्स वर्क पे आप मास्टर्स कर लेते हैं और एक आप थीसिस के थ्रू करते हैं। तो उन दोनों में भी हम फर्क भी करें और उसमें हम लिखें। अब जब हम मास्टर्स लिख रहे हों एमएसपीएच या एमपीएच जो भी हमारी डिग्री है उसके आगे हम लिखा जाना चाहिए विथ रिसर्च और लिखा जाना चाहिए विदाउट रिसर्च, यानी कि कोर्स वर्क के थ्रू किया है या विथ रिसर्च किया है। तो फिर जो रिसर्च के लिए जैसे हमने प्रपोज किया, जो लोग रिसर्च में जाना चाहें तो वो लोग जिन्होंने विथ रिसर्च किया हो उधर वो लोग जाएं, और जो फील्ड में मैनेजरियल स्किल्स के साथ जाना चाहते हैं वो फिर मैनेजमेंट साइड पे जाए। तो अच्छा, तो इसका मतलब बेसिकली, लेकिन आई गेस कि इस वक्त जो है एमएसपीएच एक ही स्ट्रीम है जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपने थीसिस लेना है तो थीसिस ले लें, अदरवाइज आप कोर्स वर्क लेके भी जो है ग्रेजुएट कर सकते हैं, तो वो होगा एमएसपीएच ही। लेकिन आपकी राय ये है कि उसको फर्दर डिसइंटीग्रेट करके ना क्लासिफाई कर दें कि एमएसपीएच विद रिसर्च और विदाउट रिसर्च। देखिए वो तो बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है, आपसे पूछा जाता है जब भी आपसे इंटरव्यू किया जाता है तो आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपका थीसिस क्या था, व्हाट वाज योर मेजर। जैसे एमबीए में हम कहते हैं कि जी मेजर हमारा मार्केटिंग है, मेजर हमारा जो है वो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, या मेजर हमारा एचआर है। तो इस तरह से हम जब स्पेशलाइज्ड, क्योंकि अब तादाद बढ़ रही है तो उसमें जब हम उनको स्पेशलाइज करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो मार्केट कंजम्पशन है और ट्रेड है वो ज्यादा क्लियर होगा, बजाय इसके कि सारे लोग वहां अप्लाई करें। और इसमें एक बहुत अहम बात है, बहुत सारे बच्चे हमें ये बात कहते हैं कि जी जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं उनमें एमबीबीएस लिखा होता है। तो जहां ऐसे लोग चाहिए जिनको क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए तो वहां वो लामहला जाहिर है उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो मेडिकल नॉलेज के साथ आ रहे होंगे। तो यहाँ भी वही बात अप्लाई करेगी कि अगर रिसर्च के लिए कोई बंदा उनको चाहिए होगा तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिख देंगे कि जी हमें जो है वो एमएसपीएच चाहिए विथ रिसर्च। और इन कंट्रास्ट अगर कोई जनरलाइज्ड
पोजीशन आएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि हमें चाहिए जिसने जर्नल एमएसपीएच की हुई हो, जिसको एपिडेमियोलॉजी आती हो, जिसको अपना क्या कहते हैं एक्सपोजर हो जर्नल मैनेजमेंट का। और उस फिर हमने जैसे कहा कि हम फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन में खुसूसी लोग ट्रेन करना शुरू कर दें, और उसी में हम उनको अगर जो है वो क्या करवा दें, इंटर्नशिप्स भी करवा दें, और एक जैसे कहते हैं रेगुलर एक प्रॉपर इंटर्नशिप्स हो कि वो जो इदारा हो, बड़े इदारे हैं उनमें हम उनको एक्सपोज करें। फार्मास्यूटिकल हो सकती है, फार्मास्यूटिकल हमारे यहाँ पिछले साल भी कोई 26% ग्रोथ हुई है फार्मास्यूटिकल में, और एक्सपोर्ट लेवल पे फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जो लोकल फार्मा कंपनीज हैं। तो फार्मा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें भी पब्लिक हेल्थ के लोग जो है वो क्या कहते हैं अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उनको लोकल अपनी रिसर्च चाहिए होती है जो इंडिजिनस रिसर्च हो और मेडिकल बेस्ड हो। फिर उसके बाद अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे चले जाएं तो वो पूरा एक ऐसा स्कोप है जो हमारे यहाँ अभी जस्ट इमर्ज कर रहा है, और सिवाय चंद एक इंस्टीट्यूट्स के तो ज्यादा लोग हमारे पास अभी मौजूद नहीं है जो क्लिनिकल ट्रायल्स जानते हो। तो पब्लिक हेल्थ के जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे यहाँ कोविड में भी हुए, आपको पता है। जी। उस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स जो है रेगुलर बेसिस पे हम कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी मेडिसिन हैं उनका लोकल डेटा मौजूद नहीं है, उनका लोकल रिस्पॉन्स हमारे पास मौजूद नहीं होता है। तो वो अगर यही पब्लिक हेल्थ के लोग जो रिसर्च बेस्ड हों, वो जाके पब्लिक हेल्थ रिसर्च के साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च को भी स्पेशलाइज कर ले। वो एक छोटा सा डिप्लोमा होता है जो कि क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए 6 हफ्ते का बहुत काफी होता है। इन एडिशन टू देयर एमपीएच या एमएसपीएच वो एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा भी कर लें, तो दे कैन बी वेरी गुड रिसर्चर्स इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आल्सो, और इवन पूरी फार्मा इंडस्ट्री में हो सकते हैं। ये एक पूरी नई ट्रेड बन सकती है। तो सर ये जो बात हम कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें फार्मास्यूटिकल में क्लिनिकल ट्रायल का एक ऑप्शन मौजूद है वेयर वी नीड दीज ग्रेजुएट्स, वी आल्सो नीड ग्रेजुएट्स इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स के लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता खपत कम होती जा रही है क्योंकि लेकिन यह हो सकता है कि खपत बढ़ जाए क्योंकि नए इंस्टीट्यूट्स अब पब्लिक हेल्थ अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो उनको जगह और फैकल्टी चाहिए होगी। इसके अलावा तो ये दो फील्ड्स जो हैं खास तौर पे इनमें अभी रिक्वायरमेंट है, तो हमें कुछ ग्रेजुएट्स चाहिए होंगे, लेकिन अभी तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए यानी कि इसी तेजी से अगर हम लोग प्रोड्यूस, अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अभी आ गए हैं लोग उनको आना चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब आने वाले सालों में यानी कि अगर हर साल हम फॉर एग्जांपल से 2000 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 है, तो 1000 के बाद जो वो अगले 2000 आएंगे उनके लिए तो बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेगी ना। तो इसलिए मुस्तकबिल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आइंदा सालों में रिक्वायरमेंट कितनी है, और फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जैसे सीपीएसपी जो है वो आपको अलाउ करता है ट्रेन करने के लिए किसी भी एक फील्ड में लोग, तो वो आपको मखसूस तादाद अलाउ करता है कि जी आप इस स्पेशलिटी में 10 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम जो है वो क्या कहते हैं बाउंड कर दें जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पब्लिक हेल्थ के, और उनकी फिगर्स को एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो है वो महदूद कर दें, तो ये होगा कि उसमें एक तो क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी जो खपत है वो मुसलसल होती रहेगी, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज तो ये आने वाले सालों में सडनली जो है वो क्या कहते हैं इन्फ्लक्स हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, और फिर लोगों को नौकरियां मिलना और काम मिलना, इवन अपना काम भी अगर वो करना चाहते हैं। रिसर्च में एक और अहम बात ये है कि आप अपनी ग्रांट्स हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं कहीं जॉब ही करें, या आप किसी भी जगह हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहे हैं, इवन तो सारी दुनिया में जो एकेडमिशियंस हैं वो तो अपना सारा काम ही रिसर्च के थ्रू, सारी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो रिसर्च वर्क के थ्रू ही करते हैं। तो अगर क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे यहाँ इतनी बड़ी हो जाती है तो हमारे यहाँ जो है वो उसकी खपत हो जाएगी, लोग उसमें से रेवेन्यू जनरेट करने लगेंगे, मुल्क को आपके रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं अपना, आप क्लिनिकल ट्रायल्स में लोगों की, वो भी पेड होती है, वो पैसे उनको मिलते हैं। तो ये एक तरह का पूरा जिसे कहते हैं कि इकोसिस्टम बन सकता है। बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम बन सकता है कि आप रेवेन्यू जनरेशन करें इंटरनेशनली, फिर नेशनली करें, और फिर जो है वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सर बिल्कुल सही बात। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारे यहाँ जो फंड्स आते हैं वो फंड्स भी लैप्स हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है उन फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते। जो आम हम पब्लिक हेल्थ और मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग हैं, वो फंड लैप्स हो जाते हैं, तो इस्तेमाल ही नहीं हो पाते। तो इस वजह से फिर नेक्स्ट ईयर वो फंडिंग की जो वो एक लिमिट होती है वो और रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जो फंडिंग एजेंसी है वो कम देना शुरू कर देती है, तो लोग बिल्कुल ऐसा है, उसको अडॉप्ट नहीं करते और करते भी नहीं है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में देखे ना, यही अहम बात है कि हम इतना हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप कर दें, एक सिस्टम डेवलप कर दें कि हम वेरियस जो डेटा कलेक्शन है, डेटा प्रोडक्शन है, वो हम शुरू कर दें और रिसर्च करने लगे। जैसे आपने कहा कि हम जितने फंड्स हमें एलोकेट हुए होते हैं वही पूरे नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो हमारे यहाँ हमारी जो कैपेसिटी है, अब इवन एमएसपीएच में हम जो जिसे कहते हैं कि फंड यूटिलाइजेशन है, उसका एक्सपोजर बच्चों को दें, ताकि वो, मैंने कहा ना कि ग्रांट राइटिंग का पूरा एक जिसे कहते हैं कि वो अलग से वो होना चाहिए सेक्शन। जो लोग वही विथ रिसर्च कर रहे हों, उनको जो है ट्रेन किया जाए हाउ टू, सिर्फ हम पेपर लिखना ना सिखाएं, हम उनको पूरा प्रोजेक्ट लिखना सिखाएं ताकि वो अपनी फंडिंग खुद ले सकें। फिर हम उनको रिसर्च का प्रोजेक्ट लिखना भी सिखाएं, ताकि वो कल को जब मार्केट में जाएं तो इन 3, 4, 5 रेवेन्यू जनरेटिंग जो स्ट्रेटा हैं या वो जिसे कहते हैं कि ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक को चूज कर लें अपने लिए भी। वो फिर एक तरह से जिसे कहते हैं कि नौकरी करने की कोई जरूरत उनको नहीं रहेगी, अपना वो काम करना शुरू कर देंगे। और इंटरनेशनली अगर वो फंडिंग हासिल कर लेते हैं, जैसे अभी मेरे इल्म में आया कि एक यूनिवर्सिटी है हमारे मुल्क की है, मैं उसको नाम नहीं देना चाहता, लेकिन आपके इल्म में ला रहा हूँ कि उनके एक डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 बिलियन रुपीस तक उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है थ्रू रिसर्च। तो जब एक इंस्टीट्यूट इतना कर सकता है, तो हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं माशाल्लाह, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं नेशनल और बहुत इंटरनेशनल लेवल से। तो ये तो पूरा एक, मैंने कहा ना, इकोसिस्टम बन सकता है अलहदा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपनी जॉब में एंगेज हैं, उनको ये एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए ये समझना चाहिए कि किस तरह से ग्रांट राइटिंग और प्रोजेक्ट राइटिंग और प्लानिंग और फोकस हो रहा है कि पेपर राइटिंग ये सारी चीजें वैल्यू रखती हैं। लेकिन खास तौर पे सोर्स ऑफ अर्निंग तो आपकी वहीं से आएगी ना, जहां जब आप ग्रांट राइटिंग करना सीखते हैं, ग्रांट को पिच करना सीखते हैं, किस तरह से सिक्योर करना सीखते हैं, प्रोजेक्ट कितनी अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा सर, अगर हम अब स्विच करें इस टॉपिक को, इसी टॉपिक में रहते हुए उस एस्पेक्ट को देखें जो कि हमारे मैनेजमेंट कैडर है गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिसमें क्लिनिशियंस को गवर्नमेंट कहती है कि जी लोग आप लोग आए, और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास डिमांड है, एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशंस खाली हैं और हमने पोजीशंस को फिल इन करना है ताकि वो मैनेजमेंट साइड जो है वो भी सिक्योर हो जाए। तो बहुत सारे जो क्लिनिशियन है वो अब उनका रुझान हुआ पब्लिक हेल्थ की डिग्रीज की तरफ, तो एडमिशन सीख कर रहे हैं और कई सालों से, यानी 5-8 सालों से वो ये शुरू हो गया। तो ये कब फिल इन होगा, इसके क्या मसाइल हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। असल में ये आपको मैं बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक फनी हेल्थ प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, वर्ल्ड बैंक फंडेड। उसमें ये आइडिया फ्लोट हुआ था, और उससे पहले पंजाब में ऑलरेडी ये चीज अपनी जगह थी
कि वो जब तक किसी के पास डीपीएच नहीं होता था, उनकी जो एकेडमी थी हेल्थ सर्विस एकेडमी, वहां से जब तक आप डीपीएच नहीं करते थे तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होते थे। फिर ये कॉन्सेप्ट सिंध में आया तो सिंध डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, नहीं डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, उस वक्त सिर्फ डिप्लोमा होता था, मास्टर्स नहीं होता था, तो मैनेजमेंट के लिए वो जरूरी होता था। तो फिर वो सारे क्लिनिशियंस उस तरफ रागिब हुए। अच्छा, दुनिया भर में पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ ये दो वाहिद मुल्क थे जो आमतौर से अपने डॉक्टर्स को भेजते थे हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, और दूसरी जो ममालिक थे उनमें से नर्सेस और हेल्थ मैनेजर्स, एक खास कैडर था उनका, वो लोग आते थे एमपीएच करने। तो हमने इनफैक्ट मैंने भी जो पीएच किया वो उसी प्रोग्राम फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट के फंड से किया, गवर्नमेंट ने हमें करवाया था। और उस वक्त उनको डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक डायरेक्टिव दिया गया कि जितने अब तकरीबन 52 के करीब लोगों को उन्होंने एमपीएच करवाया था, ज्यादातर लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से किया था, तो पूरे 2 बैचेस गए थे, वो करके आए थे। और फिर वो डब्ल्यूएचओ ने एक लेटर लिखा कि इन सारे लोगों को आप मैनेजमेंट पोजीशंस पे जो है प्लेस कर दें और मैनेजमेंट कैडर अलग से बना दें। ये मैं आपको 2000 की बात बता रहा हूँ, उसको 24 साल हो गए हैं। अब ये 2 साल पहले 22 साल बाद हमारी गवर्नमेंट ने मजबूरन, जिसको कहते हैं, वो ये कैडर बनाया। तो अभी भी शायद राजी नहीं थे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें लोग चले गए हैं और उनकी काफी तेजी से प्रमोशंस भी हो गई हैं, उनकी प्लेसमेंट्स भी हो गई हैं। अब लेकिन ये क्योंकि करियर है गवर्नमेंट में, तो वो अभी उनकी नौकरियां चलेंगी और नई पोजीशंस इतनी आसानी से वहां अभी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इवन देन जो हमारे डीएचओज हैं, एडीएचओज हैं, डिप्टी डीएचओज हैं, असिस्टेंट डीएचओज हैं, या जो एमएसएस हैं, उन सब के लिए अब जरूरी कर दिया गया है। तो ये बहुत एक अच्छा इंसेंटिव है हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनको हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में आने के लिए। अच्छा, यही रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा लामहला आपकी प्राइवेट सेक्टर में। अब वो भी जो लोग रख रहे होंगे इस लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे रख रहे होंगे, उसमें उनको आसानी से हमारे ये ट्रेंड किए हुए पब्लिक हेल्थ के लोग मिल जाएंगे जिनको मैनेजमेंट का भी एक्सपोजर होता है। हम जो पढ़ा रहे होते हैं उसमें मैनेजरियल स्किल्स भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ाए जाते हैं। मैंने सिर्फ ये एडिशन किया कि हम उनको इंटर्नशिप्स करा के जरा ज्यादा एक्सपोजर दे दें, तो नतीजतन ये होगा कि ये एक पूरा, जिसे कहते हैं, शिफ्ट आ जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ जो मेडिकल या मेडिसिन को समझा जाता है वो इलाज के तौर पर लिया जाता है। हम डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, उससे मशवरा करने नहीं जा रहे होते। हालांकि कंसल्टेंट का लफ्ज जो है बाय डिफॉल्ट ये बताता है आपको कि आप कंसल्टेशन करने जा रहे हैं, अब सिर्फ इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं। तो सिमिलरली जब मैनेजरल जिसे कहते हैं कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, तो सिर्फ सीनियरिटी या सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं प्रोफेसरशिप या एसोसिएट प्रोफेसरशिप आपको एलिजिबल नहीं बनाती कि आप हेल्थ मैनेजर बन जाएं। बल्कि अभी एक बहस भी शुरू हो गई है सिंध में, एक नया जो कानून बना है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वीसी या वाइस चांसलर्स जो हैं ऑफ यूनिवर्सिटीज वो ब्यूरोक्रेट्स भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेसर हों। तो इस पे लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन अगर जिसे कहते हैं कि एकेडमिकली हम इसको इवेल्युएट करें, तो जो लोग यानी कि जो टीचिंग साइड पे लोग इस तरफ आना चाहते हैं, ये वाइस चांसलर्स बनना चाहते हैं, या जो है वो क्या कहते हैं मैनेजरियल उस पे आना चाहते हैं पोजीशंस पे, तो उनके पास मैनेजरियल स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ सीनियरिटी जो है वो कहीं भी दुनिया भर में आपको एलिजिबल नहीं करता किसी मैनेजरियल पोजीशंस के लिए। तो जब उनके मुकाबले में उनको कम्पीट करना चाहिए, एक ओपन कॉम्पिटिशन भले हो, उसमें वाइस चांसलर्स या जो एकेडमिशियंस हैं वो भी अप्लाई करें और ब्यूरोक्रेट्स भी करें। फिर जो सिलेक्शन कमेटी हो उसको फैसला करने दें, उसको इतना मेरिट बेस्ड बना दें और जनरलाइज बना दें। जैसे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान कराते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान होते हैं, उसी तरह वो इन पोजीशंस के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड्स बना दें, वो अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें
और मैनेजरियल पोजीशंस पे बिठाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम्स बेहतर हो जाएं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज ही वो एक चीज है जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी का जो वीसी या टीचर, एक आम टीचर भी अगर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर भी, वो एजुकेशन इम्पार्ट करता है माशरे में, और वो जो लफ्ज बोलेगा स्टूडेंट उसको मानेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उनकी सोच अकॉर्डिंगली उस टीचर के बताए हुए बातों से होगी, और फिर वो एक ट्रेंड जिस तरह वो देगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उस तरह होगी। अब वो जो लेक्चरर्स हैं उनको हेड करने वाले जो वीसी और वाइस चांसलर और ये जितनी पोजीशंस हैं, उनकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रेंड, कि जी वो उनके जरिए ही यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड सेट होगा। बिल्कुल, और मैंने जैसे कहा कि दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो प्रोफेसर होते हैं वो अपनी तनख्वाह भी जो है वो जनरेट करते हैं थ्रू रिसर्च। अमेरिका ले लें आप, जो है यूके ले लें, या जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो सारी की सारी जो है वो क्या कहते हैं रेवेन्यू यूनिवर्सिटी को जनरेट करके देती है। और अगर हमारे जो क्लिनिशियंस और एकेडमिशियंस हैं वो इस ट्रेड की तरफ चले जाएं, वो इस डायरेक्शन में चले जाएं, तो न सिर्फ ये कि वो अपने आप को बेहतर कर रहे होंगे, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, और हमारे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनमें जाके अगर प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उस एरिया की डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर देंगे, वो वहाँ की हेल्थ को इम्प्रूव कर देंगे। तो ये एक, जैसे मैंने कहा ना, एक पूरा इकोसिस्टम बन सकते हैं जो सारी दुनिया में ये इसी तरह काम करता है। हम सिर्फ उसको डेवलप करने में कामयाब नहीं हुए हैं अभी तक, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। हम अगर एक तरफ एमबीबीएस करके पढ़ने शुरू कर देते हैं तो हम एफसीपीएस करते हैं, फिर दूसरी एफसीपीएस करते हैं, फिर वो जो है क्या कहते हैं उसके बाद भी कोई स्पेशलिटी करने, सुपर स्पेशलिटी करने चले जाते हैं। तो हम तो सारा वक्त अपना सिर्फ पढ़ने में ही पूरा कर देते हैं। और जहां तक एफसीपीएस का अपना ताल्लुक है, हमेशा मुझे इस बात पे एतराज रहा है कि हम वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही है। वो रिसर्च बराए रिसर्च है, तो वो हमें हमेशा रिसर्च फॉर दी कम्युनिटी करनी चाहिए। तो वहां अगर पब्लिक हेल्थ का रोल आ जाए और वो पब्लिक हेल्थ के लोग उनके साथ जुड़ जाएं और वो मिलके काम करें, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि हम और बहुत बेहतर जो है वो क्या कहते हैं हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और इसी बात को मैं और थोड़ा सा कि बेसिकली डेटा की शॉर्टेज हमारे यहाँ किल्लत शिद्दत से है। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ डेटा, एक तो पहली बात तो ये कि कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो डेटा जनरेट कर रहे हैं। वैसे तो डेटा तो हर कोई जनरेट कर रहा है, हर अस्पताल अपने अंदर डेटा जनरेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कितने पेशेंट्स आए, कितने पेशेंट मुख्तलिफ फील्ड से ट्रीट हुए डेली की बेसिस पे, और क्या प्रिवेलेंस है किसी बीमारी की, बर्डन की इस वक्त ये करंट डेटा हो गया, 5 साल का भी निकाल लें आप। लेकिन हर अस्पताल अपना जो ये डेटा है वो अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, और वो इट शुड बी शेयर्ड सेंट्रली समवेयर, सो दैट हमारे पास गवर्नमेंट को ये पता चले कि हमारे यहाँ पोलियो का ट्रेंड कितना, बर्डन कितना है, फलानी एपिडेमिक्स हो रही है, तो उसकी बेसिस पे हम एआई को जनरेट करते हुए, एआई को यूटिलाइज करते हुए हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग लगा सकते हैं कि जी हमें जून के महीने में ये अगले साल ये होने के चांसेस हैं। तो डेटा कोई शेयर नहीं करता, और प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ऊपर से आ जाए तो मुश्किल होती है शेयरिंग में भी, तो शेयरिंग नहीं है। और दूसरा ये कि डेटा की क्वालिटी एंड डेटा की टाइमलीनेस, जो रियल टाइम में डेटा है। अब जो डेटा आज से 6 महीने पहले कलेक्ट हुआ है वो मुझे आज मिले, तो मुझे उसका क्या फायदा रियल टाइम में? मैं अगर एक हेल्थ पॉलिसी मैनेजर हूँ तो क्या फायदा मुझे? तो उसी वक्त डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल ये ठीक बात है, और बल्कि उसमें मैं और आपके लिए एडिशन एक कर दूं कि हमारे यहाँ जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका डेटा तो कहीं कैप्चर होता ही नहीं है। तो अगर ये आजकल की जो हमारी सोशल मीडिया की दुनिया है, उसमें अगर हम बहुत सिंपल फॉर्म्स उनको प्रोवाइड कर दें और छोटी सी ट्रेनिंग उनकी करवा दें, और उनसे कहें कि डेली उनके पास जो मरीज आ रहे हैं, अगर उनके वो बेसिक डेटा जनरेट करके और उस फॉर्म में फिल करके
हमें भिजवा दें, वो चाहे वो खुद ना भिजवाएं, उनका कोई एक असिस्टेंट हमें भिजवा दे और वो हम किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो न सिर्फ ये कि हम जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसको भी जनरेट करेंगे, बल्कि नया डेटा भी जनरेट करके और उस सारे को इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं। 2008 में मैं एक ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था मुल्क से बाहर, तो मुझे कहा गया था कि आप अपने यहाँ की डिजीज पैटर्न का जो डेटा हो वो लेके आइए। तो मैंने पता करने की कोशिश की, तो हमारे यहाँ कोई इस किस्म का जर्नलाइज्ड डिजीज डेटा कलेक्शन सिस्टम ही मौजूद नहीं था। सिर्फ एक चीज मौजूद थी उस जमाने में, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आया था, उसके नतीजे में वहां पे जो INGOs और NGOs थी, उन्होंने एक डिजीज डेटा जो है वो कलेक्ट करना शुरू किया था, सिर्फ वो मौजूद था। तो आज तक हमारे पास अगर कोई ऑथेंटिक डेटा है तो वो सिर्फ WHO खुद कलेक्ट करता है। हमारा अपना सिस्टम जो है वो करता है डेटा प्रोड्यूस, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें DHIS जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो एक हद तक काम कर रहा है। जब वो बन रहा था तो मैं पाकिस्तान सिंध की तरफ से उसको यहाँ रिप्रेजेंटेट कर रहा था पाकिस्तान में, और हमने वो डेटा डेवलप किया था दोबारा उसको नया, उससे पहले वो पुराने फॉक्स प्रो पे काम करता था, उसकी नई लैंग्वेज में ट्रांसफर करके, और अभी भी वो DHIS का डेटा कलेक्ट होता है DG ऑफिस में और वो रियल टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले जो 2 हफ्ते तक का डेटा है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से जो डेटा है वो हमारे पास अभी तक नहीं आ रहा है। DHIS2 जो नया उसमें एड ऑन किया गया है, उसमें टर्शरी हेल्थ केयर से भी डेटा आना शुरू हो गया है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में हमें जो है वो क्या कहते हैं, ये डेटा को भी कहीं सेंट्रलाइज करके जमा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसको अगर आप जोड़ दें पब्लिक हेल्थ से, तो जो पब्लिक हेल्थ के लोग हों जो मुस्तकबिल में जाएं, वो LHW हो, वो LHV हो, उसको साथ साथ ये एक्सपोजर भी होगा कि डेटा मुझे कलेक्ट भी करना है और पहुंचाना भी है, और फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे वो NGOs में काम कर रहे हों, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हों। तो इन सब का अगर डेटा हमारा जनरेट होना शुरू हो जाए तो वो ऑनलाइन हो जाए और ऑथेंटिक हो, हमें सोर्स हम उसकी वेरीफाइबल हो कि हम जाके वेरीफाई कर सकें, तो हमारे पास बहुत आसानी से ये एक सिस्टम जो है इन प्लेस हो सकता है। कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है और इसके लिए कोई हमें बहुत ज्यादा फंड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है एक सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक विल चाहिए और तरीकेकार चाहिए। वो अगर कोई एक इदारा इसकी जिम्मेदारी ले ले और उसको जो है वो आगे बढ़ाना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है ये काम बआसानी हो सकता है। हाँ, उससे फिर नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा भी इंश्योर्ड होगा और डेटा हमें क्लीन मिलेगा और बहुत सारी चीजें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का यही लिमिटेशन है प्रॉब्ली कि जो ना हमें इस दौरानिए को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत हेल्दी बहस हुई, बहुत अच्छी बहस हुई, बहुत से नए बातें हैं और नए आइडियाज जनरेट हुए। तो हम इंशाल्लाह फ्रिक्वेंटली जो है आपसे मुलाकात भी करते रहेंगे और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टेम कनेक्ट है और हम यहाँ पे स्टेम से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ खासतौर पे इसको डिस्कस करने आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अवेलेबिलिटी सर, और आपकी गाइडेंस और आपके न्यू आइडियाज हम हमेशा इंशाल्लाह मुस्तफीद होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।